नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल क्लास 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम 2 क्लास देख चुके हैं जिसमें हमने संविधान का राज्य व्यवस्था का उद्भव के बारे में पढ़ चुके हैं और संविधान क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास भारत में यूरोपीय कंपनी आने से ही प्रारंभ नहीं होता, उसके पहले की भी कुछ कहानियाँ हैं, उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में एक के बाद एक कौन कौन सी कंपनियाँ आई और उन्होंने हम पे राज कैसे किया और भारत का संविधान बनने के लिए वह कैसे प्रेरित हुआ, देख लेते हैं। आइए देखिए, इसके पहले करीब 1400 की बात है। सन 1400 के पहले भारत से मसाले यूरोप लिए जाते थे, यूरोप लेकर जाए जाते थे। यानी 1400 पहले से ही भारत में व्यापार चल रहा था मसालों का। लेकिन उस समय जो व्यापार था वो स्थलीय मार्ग से ही हो जाया करता था, समुद्री मार्गों की आवश्यकता नहीं थी। समुद्री मार्गों की आवश्यकता 1498 के बाद से हुई या लगभग उसी करीब में हुई। लेकिन क्यों हुई इसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए, हमारे दक्षिण भारत में मसाले सबसे ज़्यादा होते हैं और हम इधर उत्तर की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है यूरोप। आप सभी जानते हैं कि यूरोप जो है सबसे ठंडा प्रदेश है। यहाँ पे लोग अपने शरीर में गर्मी रखने के लिए मांस का प्रयोग करते हैं। मांस को प्रिजर्व करने के लिए मसालों की आवश्यकता होती है। तो ये मसाले कहाँ मिलेंगे? तो मसालों का सबसे अच्छा स्रोत है भारत। भारत में जो है मसाले सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन भारत में ही क्यों होते हैं, उसकी भी एक भौगोलिक स्थिति है। आप देखेंगे कि भारत जो है भूमध्य रेखा के कुछ ऊपर है। भारत जो है भूमध्य रेखा के कुछ ऊपर है और लगभग वर्ष भर भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधी किरणें जाती हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर होने के कारण भारत पे दिन भर, दक्षिण भारत की बात की जाए तो दिन भर तेज धूप रहती है और शाम होते होते बारिश हो जाती है। इसका परिणाम होता है कि वहाँ की जो भूमि है वो आर्द्र हो गई है और आर्द्र भूमि का जो क्लाइमेट है वो मसालों के लिए सर्वोत्तम होता है और इसी के कारण दक्षिण भारत में मसालों की खेती और मसालों की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि आर्द्र भूमि से मतलब ये है, जैसे हमारे इधर उत्तर भारत में जब बारिश हो जाती है तो पहली बारिश के बाद थोड़ा सा एयर में चिपचिपा सा लगता है, चिपचिपापन सा लगता है, जैसे कुछ एयर में मॉइस्चर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मॉइस्चर सबसे ज़्यादा हो जाता है, उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। तो जो दक्षिण भारत है लगभग साल भर ऐसी स्थिति रहती है और यह जो क्लाइमेट होता है ये मसालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए मसालों की जो पैदावार है वो क्या होती है, सर्वोत्तम होती है। तो यूरोप है ठंडा प्रदेश और भारत में सबसे ज़्यादा होते हैं मसाले। तो मीट को प्रिजर्व करने या पकाने के लिए मसालों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मसालों की पूर्ति करने के लिए यूरोप वाले भारत से ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन उस समय व्यापार स्थलीय मार्ग से आसानी से हो जाता था। यूरोप के लोग यहाँ आते थे, दक्षिण भारत, ये यहाँ से मसाले लेके वो स्थलीय मार्ग होते यहाँ पे तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, कुस्तुनतुनिया, ये ऐसे होते हुए यहाँ यूरोप पहुँच जाते थे। तो मसालों की जो कमी थी वो स्थलीय मार्गों से पूरी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और यहाँ पे कुस्तुनतुनिया नामक जगह पे ऑटोमन साम्राज्य का उद्भव हुआ। इस ऑटोमन साम्राज्य ने उस कुस्तुनतुनिया वाले इलाके पे कब्जा कर लिया और तो और मसालों की आवाजाही या व्यापार पे दखलंदाजी करनी शुरू कर दी। वहाँ पे कर बढ़ा दिया गया। कर बढ़ाने के साथ साथ उटपटांग से नियम बनाए गए जिसका सीधा सीधा असर मसालों के व्यापार पे होने लगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ यूरोप में मसालों की किल्लत। अब मसालों की किल्लत होने लगी, यहाँ पे मसालों की आवश्यकता की कमी होने लगी।
इस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ये कुस्तुनतुनिया वाले ऑटोमन साम्राज्य जो थे, इन्होंने करों में वृद्धि कर दी, मसालों की किल्लत हो गई, आवाजाही पे भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो वहाँ के जो कुछ विद्वान थे आसपास के, उन्होंने वह जगह छोड़ दी और इटली के पास पुर्तगाल करीब के आसपास आके रहने लगे। अब कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता किसकी? मसालों की। अब मसालों की पूर्ति करने के लिए कैसे जाएं? स्थलीय मार्ग तो था नहीं, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम समुद्री मार्ग से जाएं, जलीय मार्ग से जाएं। लेकिन जाते कैसे? तो क्या हुआ कि उसी दौरान उन विद्वानों ने जहाज़ों का इन्वेंशन किया, जहाज़ों का आविष्कार किया। बस फिर क्या था, जहाज़ जैसे बने, वहाँ का एक व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो अपने जहाज़ पे सवार होकर यात्रा पे निकल गया। और यूं ही यात्रा करते करते उसने एक मार्ग की खोज कर ली, समुद्री मार्ग की खोज कर ली, जो सीधा भारत जाता था। बस समुद्र की मार्ग खोज करते हुए वह भारत पहुंचा और भारत से उसने मसालों को खरीदा। मसाले खरीद के वह पुनः अपने देश चला गया पुर्तगाल। और कहा जाता है कि उस समय पुर्तगाल में उसने भारत से खरीदे मसालों पर 60 गुना प्रॉफिट कमाया। कितने गुना प्रॉफिट कमाया? 60 गुना, क्योंकि वहाँ मसालों की आवश्यकता ही थी। मसालों की आवश्यकता पूर्ति की वास्को डी गामा ने। यह बात धीरे धीरे फैल गई, तो पुर्तगाल ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एस्तादो दी इंडिया, और यह तय किया कि यह कंपनी भारत में जाके व्यापार करेगी। इस प्रकार फिर से भारत से एक व्यापारिक संबंध शुरू हो गया समुद्री मार्ग से। तो 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि भारत की खोज किसने की? तो डियर ध्यान रखिएगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, भारत तो पहले से मौजूद था। वास्को डी गामा ने खोज की थी समुद्री मार्ग की, क्योंकि समुद्री मार्ग से पहले स्थलीय मार्ग से मसाले जो हैं यूरोप जाया करते थे, मसालों का व्यापार हुआ करता था। परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण वह स्थलीय मार्ग रुक गया और फिर इन्हें समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ गई। इसलिए धीरे धीरे वास्को डी गामा ने एक क्या खोज लिया? समुद्री मार्ग खोज लिया भारत तक पहुंचने का। तो आप लोगों को समझ में आया कि समुद्री मार्ग किसने खोजा? भारत तक पहुंचने वाला समुद्री मार्ग किसने खोजा? वास्को डी गामा ने। कब खोजा? 1498 में। और उसी समय उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एस्तादो डी इंडिया। यह एक सरकारी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी नहीं थी। बस यहीं से शुरू होता है भारत का संवैधानिक इतिहास, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो आपको भी एक कहानी समझ में आई। देखिए, निर्माण हुआ एस्तादो दी इंडिया, एक सरकारी कंपनी थी। 60 गुना मुनाफा किसने कमाया? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने ही समुद्री मार्ग की खोज की और इसी समय अमेरिका की भी खोज हुई। दरअसल वो अमेरिका की खोज नहीं थी, अमेरिका तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का क्रम, कि कैसे कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियां आई। तो आप जानते हैं सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। वो कहाँ से थे? पुर्तगाल से। तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? पुर्तगाली। और उनकी कंपनी का नाम था क्या? एस्तादो द इंडिया, सन 1498 में। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में होना स्टार्ट हो जाता है जब वास्को डी गामा अपने पुर्तगाल गए और 60 गुना प्रॉफिट कमाया। तो आजू बाजू के देशों में भी यह बात आग की तरह फैलने लगी कि वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति ने भारत से मसाले लाकर या भारत से व्यापार करके लगभग 60 गुना की संपत्ति कमाई है। तो भैया, लालच तो बहुत बुरी चीज़ है। जब कोई एक व्यक्ति किसी एक रास्ते से कमाता है तो 4 व्यक्ति और खड़े हो जाते हैं कि हमें भी ऐसे ही कमाना है। और कमाना क्या, वहाँ पे आवश्यकता ही थी मसालों की। सबसे बड़ा व्यापार वहाँ पे मसालों का ही था। तो देख लेते हैं पुर्तगाल। इन सब चीज़ों को देखते हुए पुर्तगाल के व्यक्ति ने प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन इस पुर्तगाली व्यक्ति की कहानी सुनकर ब्रिटेन में 2 व्यक्ति थे। एक थे जॉर्ज वाइट और जॉन वॉट। जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी रखी और वहाँ की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने 15 वर्षीय चार्टर मांगा व्यापार के लिए। किससे व्यापार करने के लिए? भारत से। किस चीज़ का? तो मसालों का। इस प्रकार उन्होंने भी कंपनी बनाई और निश्चय किया कि हम भी भारत जाकर भारत से व्यापार करेंगे। तो देख लेते हैं कि आखिर किस क्रम में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले पुर्तगाल जो थे 1498 में आए और इनकी कंपनी का नाम था एस्टादो दी इंडिया। यह कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। उसके बाद ब्रिटेन आए। कब आए? सन 1600 में आए। इनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। यह एक कंपनी निजी कंपनी थी, ये कोई सरकारी कंपनी नहीं थी। यह पहली कंपनी थी जो प्राइवेट कंपनी थी। इसके बाद भी जो कंपनियां आएंगी वो सरकारी हैं लेकिन निजी नहीं हैं। आगे देखते हैं डच। इसके बाद आए डच जो 1602 में आए और इनकी कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यह भी कंपनी सरकारी कंपनी थी। इसके बाद आए डेनिश जो 1600 में आते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी सरकारी कंपनी थी। फिर आए फ्रांस आई 1664 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस प्रकार जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। इसका क्रम पूछ लेता है कि बताइए कि कब कौन से, पहले तो ये पूछ लेगा पर्टिकुलर कि पुर्तगाल कब आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कब आई भारत में, डच ईस्ट इंडिया कब आई भारत में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इनका क्रम जमाइए कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। इस हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। अब बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका निर्माण 31 दिसंबर 1600 को हो गया था। इसे बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। ये ब्रिटेन लंदन के रहने वाले थे। इन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया, इसलिए किया कि ताकि वह भारत के साथ क्या कर सके? व्यापार कर सके। अब व्यापार की अनुमति तो लेना पड़ता है, तो अनुमति उन्होंने किससे ली? वहाँ की रानी एलिजाबेथ प्रथम से। तो एलिजाबेथ प्रथम वहाँ की महारानी थी। इन्होंने महारानी से क्या लिया? एक चार्टर लिया, 15 वर्षों का चार्टर लिया। चार्टर का मतलब ही होता है अधिकार पत्र। चार्टर का मतलब ही होता है अधिकार पत्र। उन्होंने 15 वर्ष का चार्टर लिया और आ गए भारत व्यापार करने। तो इस प्रकार भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।